एटम क्या होता है बताइए। हम्म। सबसे सबसे छोटा पार्टिकल होता है, किस चीज का सबसे छोटा पार्टिकल? पदार्थ का। किसका? पदार्थ, परमाणु का नहीं, पदार्थ का। परमाणु को ही एटम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एटम छोटा होता है या मॉलिक्यूल? ठीक है। वाइट पर और दिखाई नहीं देगा। वाइट कलर करेंगे बोर्ड का तो और दिक्कत होगा। ब्लैक कर देते हैं। अभी ठीक होगा विजुअलाइज। ठीक है। तो एटम के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था? कनाद ने। किसने बताया था? कनाद। और कनाद ऋषि के बाद कौन आए थे? डाल्टन। डाल्टन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एटम या फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों किसको बोला जाता है? डाल्टन को बोला जाता है। ठीक है। और डाल्टन ने ही बताया था एटम के साइज के बारे में, शेप के बारे में। हाँ, तो एटम जो होता है वो राउंड शेप होता है, ये भी बात किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एटम जो है उसका जो मास होता है वो किसके कारण होता है? उसके न्यूक्लियस के कारण। किसके कारण? न्यूक्लियस के कारण। और न्यूक्लियस में दो प्रकार के पार्टिकल मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो तो इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ते हैं तो एटम का क्या निकलता है? एटॉमिक मास निकलता है। ठीक है। और एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है? एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है? हम्म। एलिमेंट का नंबर होता है। एलिमेंट का नंबर कहाँ से आता है? जैसे एलिमेंट का नंबर है ना मैग्नीशियम, ठीक है, 12। तो ये नंबर 12 कहाँ से आया है? ये बार अभी आपने कहा एलिमेंट का नंबर है, सोडियम में 11 है, तो वो नंबर कहीं से आया होगा ना जी। तो कहाँ से ये नंबर आया है? देखो, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक क्या है? मास 24। ये क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया। ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड बराबर पी। ठीक है। तो जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास अगर पूछा जाए ए, ये 24 कहाँ से आया है, तब क्या कहिएगा? न्यूट्रॉन प्लस। बात समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर क्या लिखा जाता है? यानी मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, इसलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें कंटिन्यू करिएगा। लिखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, एटम की त्रिज्या को एंगस्ट्रम, एटम की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में मापा
एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। उसके बाद लिखिएगा 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा न्यूक्लियस की त्रिज्या को फर्मी में, हाँ फर्मी में मापा जाता है। टी एम है ना लास्ट में, अर्थ एम है ना, हाँ तो हो गया, लिखो ना 10 के पावर -15 मीटर। हम एंगस्ट्रम बोल ही रहे हैं तो एफ होता है, स्मॉल एफ। हो गया। हाँ नहीं, माइक्रोन मीटर नहीं, मीटर। क्या? एक फर्मी बराबर 10 टू द पावर -15 मीटर, मीटर में होता है। उसके बाद लिखिएगा नोट में लिखिएगा न्यूक्लियस, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस अपने एटम से, न्यूक्लियस अपने एटम से 10 टू द पावर 5, न्यूक्लियस अपने एटम से 10 टू द पावर 5, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 लाख टाइम्स, 10 टू द पावर 5 ब्रैकेट में 1 लाख टाइम्स छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, 10 टू द पावर 5 छोटा होता है। लिख लिए? देखिए एटम जो है, यहां पर अगर मान लो आपका कोई परमाणु है, एटम है, और सेंटर पर इसका क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो पूरा जो ये न्यूक्लियस का यहां से लेकर के यहां तक किसका रेडियस है, यहां से यहां तक किसका रेडियस हुआ, यहां से लेकर के यहां तक करते तो एटम का ना हुआ। हाँ, तो ये बड़ा वाला एटम का रेडियस हो गया। तो ये एटम का रेडियस क्या लिखेंगे हम लोग, 10 टू द पावर -10 मीटर। एटम का रेडियस कितना हो गया, 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी इसको हम लोग कहेंगे ये 1 एंगस्ट्रम है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है इसका रेडियस कहां से कहां तक होगा, यहां तक, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का जो रेडियस है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -15 मीटर। ये किसके बराबर है, एक फर्मी के बराबर है। समझ में आया? तो अगर पूछा जाए कि एटम से न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, तो 1 लाख गुना, कितना, 1 लाख गुना, 10 के पावर 5 टाइम्स छोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, हेडिंग बना लो, परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल लिखिएगा। इसके द्वारा, इसके द्वारा किसी परमाणु में मौजूद, इसके द्वारा किसी परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति का, की स्थिति का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति का पता चलता है। हो गया। अब इसमें पहला मॉडल लिखिएगा,
थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिएगा यह मॉडल जे जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। यह मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट, इस मॉडल को वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, इस मॉडल को वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, थॉमसन ने एटम के इलेक्ट्रॉन की तुलना तरबूज में बिखरे बीज से की। इलेक्ट्रॉन की तुलना तरबूज में बिखरे बीज से की एवं प्रोटॉन की तुलना तरबूज के लाल भाग से की। तरबूज के लाल भाग से की। तरबूज के लाल भाग से की। हो गया। अब देखो वाटरमेलन एक और पॉइंट लिख लेना। इसमें प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। ठीक है। अब देखो जो थॉमसन जब आए तो इनसे पूछा गया कि परमाणु एटम कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने क्या कहा? तरबूज जैसा दिखाई देता है। एटम की तुलना किससे की? तरबूज। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है। अब तरबूज है तो तरबूज में भीतर में क्या में दिखेगा आपको? सीड, बीज भी होगा ना। तरबूज के अंदर ये बीज हो गया। तो जे थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु का जो लाल वाला भाग है वह क्या है? प्रोटॉन। तरबूज का लाल वाला भाग क्या है? प्रोटॉन। और तरबूज के अंदर जो सीड है वो सीड क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यही था वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का। अब जे थॉमसन का जो ये वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल है इसमें इलेक्ट्रॉन तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कहा था कि जैसे तरबूज के भीतर बीज अलग अलग स्थान पर पड़े हुए होते हैं वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए होते हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट फिक्स होता है और वो एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहता है, बिखरा हुआ थोड़ी रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी स्थिति, वास्तविक स्थिति ये नहीं बता पाया। प्रोटॉन को इन्होंने कहा कि तरबूज का जैसे पूरा लाल भाग प्रोटॉन है वैसे ही एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, तो ये भी गलत है। प्रोटॉन भी एक निश्चित फिक्स जगह पर होता है, न्यूक्लियस के भीतर होता है। तो ये जो मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की स्थिति बताने में असमर्थ था। इसीलिए ये मॉडल को चैलेंज किया किसने? रदरफोर्ड ने। किसने चैलेंज किया? रदरफोर्ड ने। और वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल जो था वो गलत साबित हो गया। बात आया समझ में? अब वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल के बाद दूसरा मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था, नाम था उसका प्लम पुडिंग मॉडल। क्या था?
प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने खीर से तुलना की थी, डोनट से तुलना की थी एटम की। कहा था जैसे डोनट्स होता है उसका क्रीम और मैदा वाला जो पार्ट होता है उसको कहा था कि प्रोटॉन है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको कहा था इलेक्ट्रॉन है। तो डोनट्स के अंदर होता है ना काजू किशमिश, उसको क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और पूरा बाकी जो उसका पार्ट है क्रीम और वाला पाव रोटी वाला वो क्या कहा, उसको प्रोटॉन कहा था। बताया समझ में, समझ में आ गया। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटर एमिलियन एटॉमिक मॉडल अलग अलग नहीं है, एक ही है। किसने बताया था, जे जे थॉमसन ने। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट लिखना। अब जे जे थॉमसन के बाद दूसरा व्यक्ति कौन आता है, रदरफोर्ड। तो नेक्स्ट लिखिएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल। एमसीक्यू करवाया जाएगा असलम जी, परेशान नहीं होइए, एमसीक्यू करवाएंगे। अभी पहले कुछ पढ़ ले तब तो एमसीक्यू करा है, अभी इसी में एमसीक्यू कहाँ से करा दे, अभी तो एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हुआ है, कम से कम एक चैप्टर पूरा होने दो, कराएंगे एमसीक्यू। परेशान क्यों हो रहे हैं, एक चैप्टर कम से कम पूरा होने दीजिए, एमसीक्यू कराएंगे क्लास में। सही बात है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एमसीक्यू समझ में आएगा, सही, जब तक दिमाग में नहीं रहेगा चैप्टर तब तक एमसीक्यू कहाँ से बनाएगा। पहले से आप पढ़े होंगे तो बना सकते हैं, बाकी नए लोगों को परेशानी होगी। चलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखिए क्या था इसमें। दूसरा व्यक्ति कौन आया, जे जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि थॉमसन साहब आपका एटॉमिक मॉडल गलत है। कैसे गलत है, तो कुछ पॉइंट से पहले बेसिक लिख लो। पहला पॉइंट इसमें लिखना, इनके परमाणु मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, ब्रैकेट में लिखिएगा अल्फा एस्केटरिंग मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस मॉडल में इस मॉडल में रदरफोर्ड ने रेडियम से 20,000 अल्फा किरणें उत्सर्जित की एवं उसे सोने के पतले चादर से पार कराया एवं निम्न जानकारियां दी। लिख लो पहले। बोलिए। लिख लो रदरफोर्ड ने। चलो हो गया।
देखो अब दूसरा व्यक्ति कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु मॉडल बनाया, बताया, जिसको बोला गया अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। तीन किरणों का नाम आपने सुना है, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें अल्फा किरण कैसा होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बीटा किरण कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। और गामा किरण पर नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखो इस मॉडल में किया क्या, रदरफोर्ड ने एक सोना का पतला सा चादर लिया, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, ठीक है, सोना का चादर लिया, और इस सोने के पतले चादर से उन्होंने क्या करवाया, 20,000 अल्फा किरणों को पार कराया, ठीक है। सोना का चादर लिया, उससे 20,000 अल्फा किरणों को पार कराया। अब अल्फा किरण उन्होंने कहां से उत्सर्जित किया था, तो रेडियम से। किससे कराया था, रेडियम। रेडियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियम जो है वो कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, जिसका खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरेल, ठीक है। हेनरी बैकुरेल, मैडम क्यूरी का भी नाम इसमें आता है, मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरेल, उनका नाम आता है। उन्होंने किसका खोज किया था, रेडियम का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, रेडियो सक्रिय है, मतलब इसको अगर केवल रख दिया जाए तो उससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होनी शुरू हो जाएंगी। तो उन सारी 20,000 अल्फा किरण किससे बना है, रेडियम से। रेडियम देखते अपने आप चमकते रहता है, साइन होता है रेडियम में, ठीक है। तो उसको सोने के चादर से पास करवाया 20,000 अल्फा किरणों को, तो अधिकांश जो अल्फा रेस था वो सोने के चादर को पार करते हुए बाहर निकल गया। यानी 20,000 में से मैक्सिमम अल्फा किरण जो था वो सोने के चादर को पार करते हुए बाहर चला गया। कुछ अल्फा किरण जो था वो इस सोने के चादर के सेंटर के पास पहुंचा, और सेंटर के पास पहुंचने के बाद विचलित हो गया, डेविएट हो गया, और डेविएट होकर के सीधे न जाने के बदले तिरछा चला गया, स्लांट मूव जिसको कहा जाता है, तिरछे निकल गया। फिर कुछ अल्फा किरण आया और जैसे ही सेंटर के पास पहुंचा डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होकर के तिरछा चला गया, ठीक है। तो जैसे ही कुछ अल्फा किरण तिरछे चला गया, तब रदरफोर्ड के मन में बात आया कि भाई सीधा जाता तो समझ में आ रहा था, पार नहीं करता ये भी समझ में नहीं आ रहा था, तिरछा क्यों किरण जा रहा है, जो रेज है वो तिरछे क्यों पास कर रहा है। तो इसके पीछे का अर्थ क्या लगाया गया कि एटम का, जो परमाणु का जो मध्य भाग है वो कहीं ना कहीं कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। परमाणु का मध्य भाग जो है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तभी तो अल्फा किरण भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव दोनों आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। निगेटिव पॉजिटिव होता तो अट्रैक्ट हो जाता, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। मालूम नहीं था कि ये पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने लगाया अर्थ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तभी अल्फा किरण को ये तिरछे ढकेल दे रहा है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज रहता तो उस किरण को क्या करता, अपने पास आकर के अट्रैक्ट कर लेता, खींच लेता। फिर क्या हुआ, 20,000 अल्फा किरणों में से सिर्फ एक अल्फा किरण गया और बिल्कुल सेंटर पर टकराया, और सेंटर पर टकराने के बाद सेम उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न आ गया। 20,000 में से केवल एक अल्फा किरण एटम के सेंटर से टकराया और वापस उसी दिशा में रिटर्न आ गया। तब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम का जो सेंटर होता है वो इतना ज्यादा हार्ड है, कठोर है, कि अल्फा किरण उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, अल्फा किरण उसको भेद नहीं सकता है, जिस कारण से वो किरण जो है वो वापस चला आया। समझ में आया। तब जाकर के रदरफोर्ड ने किसका खोज कर दिया, न्यूक्लियस का। किसका खोज कर दिया, न्यूक्लियस का। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस का खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। और थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया जे थॉमसन ने, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसको हम दिखाएंगे, इसमें बोर्ड पर दिखा देंगे, ठीक है। फ्यूज ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसको बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने कर दिया, जे थॉमसन ने। 1919 में प्रोटॉन का खोज कर दिया किसने, गोल्डस्टेन ने। 1919 में प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टेन ने। लेकिन गोल्डस्टेन ये नहीं बताए थे कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। मेरी बात समझना क्या हम बोल रहे हैं। प्रोटॉन उनको दिख गया था गोल्डस्टेन को 1919 में, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है ये कौन नहीं बताए थे, गोल्डस्टेन नहीं बताए थे। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ये कौन बताया, रदरफोर्ड। प्रोटॉन कहां पर है, न्यूक्लियस में है ना जी। तो ये जब एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, तब उनको पता चला कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछे प्रोटॉन का खोज करता तो क्या बोलोगे, गोल्डस्टेन। और प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बताने वाले तो रदरफोर्ड। इसलिए प्रोटॉन से दो क्वेश्चन बनता है और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है, चलिए तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, वो रफ बना लीजिए, पेन से ही रफ एक बना लो, याद रहेगा, उसके बाद फिर आगे लिखा देते हैं। हाँ ये राउंड होगा, सोना का चादर है, राउंड हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, किसी भी शेप का बना लीजिए। हो गया, निम्न जानकारियां दी, ठीक है, इसमें लिखिएगा पहला जानकारी, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु मतलब एटम का अधिकांश भाग खोखला होता है या खाली होता है। हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, अल्फा किरणें नाभिक के नजदीक आकर, नाभिक के नजदीक आकर विचलित होकर तिरछे निकल गईं, क्योंकि परमाणु का मध्य भाग, परमाणु का मध्य भाग धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित होता है। अगला पॉइंट, परमाणु के नाभिक की भेदन क्षमता, के नाभिक, न्यूक्लियस, परमाणु के नाभिक की भेदन क्षमता अल्फा किरणों में नहीं थी, क्षमता अल्फा किरणों में नहीं थी, इसलिए इसलिए 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा किरण, 20,000 में से एक अल्फा किरण नाभिक से नाभिक से टकराकर, नाभिक से टकराकर वापस आ गई, नाभिक से टकराकर वापस आ गई। हो गया, ठीक है, तो ये तीन जानकारी किसने दिया, रदरफोर्ड ने। पहला जानकारी क्या दिया, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली, इसीलिए अल्फा किरण पास करते हुए चला गया। दूसरा जानकारी, परमाणु का मध्य भाग पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अल्फा किरण तिरछा चला गया। तीसरा, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता उतनी नहीं है कि नाभिक को भेद सके, इसलिए 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस उसी दिशा में रिटर्न आ गया, लौट आया। ठीक है,
ये 3 जानकारी किसने दिया? रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ये सब बात बता दिए। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी ठीक है, कोई गलत वाला बात इसमें है क्या? नहीं है। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में कोई गलत बात है? नहीं है। हाँ, थोड़ा सा गलती है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये नहीं बता रहा है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसी का भी स्थिति नहीं बता रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति कहाँ बता रहा है? हाँ, स्थिति कौन बताएगा? सबसे प्रूफ किसका मॉडल था? तो नील्स बोर का। सबसे ऑथेंटिक जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? नील्स बोर ने। अब यहाँ पर जैसे ही रदरफोर्ड साहब हटे हैं, एक तीसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम था मैक्सवेल। तो लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल, परमाणु का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। परमाणु का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हो गया। इसमें लिखिएगा यह मॉडल मैक्सवेल, यह मॉडल मैक्सवेल द्वारा दिया गया। मैक्सवेल द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट, मैक्सवेल के अनुसार यदि कोई आवेशित कण चार्ज्ड पार्टिकल, यदि कोई आवेशित कण यानी चार्ज्ड पार्टिकल एक वृत्तीय पथ मतलब सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ह्रास मतलब ऊर्जा में कमी आना। हाँ, ऊर्जा का ह्रास होगा जिससे वह समाप्त होकर नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिजिक्स में बताया था, केमिस्ट्री में नहीं बताया था। फिजिक्स में मैक्सवेल जो थे ना वो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। दिमाग लगा दिए हैं तो गलत सिद्धांत दे दिए हैं। फिजिक्स का व्यक्ति केमिस्ट्री में दिमाग लगाएगा तो गलत ही ना बता के जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सब लोग अपना अपना थ्योरी दे। अभी तक तो हम लोग गलत थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। अब सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं। हटा देना चाहिए गलत थ्योरी, लेकिन अब लोगों का योगदान था तो पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारा गलत थ्योरी शुरू में पढ़ना है। जैसे पीरियोडिक टेबल में भी आप पढ़ो तो कहाँ से? डोबेरिनियर से शुरू करो। डोबेरिनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मोसले, है ना। तो चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल किसका था? मैक्सवेल का। कॉमन सेंस से सोचा बेचारा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं। जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, वृत्तीय पथ है, ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई बॉडी क्या कर रही है? चल रही है, रिवॉल्व कर रही है, इस पर बॉडी कोई घूम रही है। तो ऑब्वियसली घूमते घूमते आपको एक राउंड सर्कुलर पाथ पर दौड़ा दे और कुछ खाना पानी दे ही नहीं रहे हैं। आप चार्ज्ड पार्टिकल हैं, एक बार खाओ करके आप कूद गए हैं दौड़ने के लिए और दौड़े जा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा क्या हो रही है? धीरे धीरे खत्म होगी। और जब आपकी ऊर्जा पूरी खत्म हो जाएगी तो आप इस सर्कुलर पाथ के कभी बाहर नहीं गिरोगे। कहाँ गिरोगे? अंदर गिरोगे। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हाँ, तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रण बल। तो हमेशा गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, सेंटर की ओर गिरोगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझे?
वृत्तीय पथ पर अगर दौड़ रहे हो तो जब आपकी ऊर्जा खत्म होगी तो आप सेंटर की ओर क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बीच में कोई उठाया उठाया नहीं, पानी वानी नहीं दिया, तो अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैक्सवेल यही कहा किसके विषय में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या कहा कि वृत्तीय पथ पर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। सर्कुलर पाथ पर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम उस पर चार्ज होता है। उतने चार्ज के साथ वो घूम रहा है, लेकिन घूमते रहने के कारण उसकी ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। उसकी ऊर्जा जब खत्म हो जाएगी तो नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिरेगा तो एटम जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और मैक्सवेल ने ही रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को अस्थायी बताया था। मैक्सवेल ने ही एटॉमिक मॉडल किसका गलत बताया था, रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने किसका गलत बताया था, थॉमसन का। अब इसका एटॉमिक मॉडल किसने गलत बताया, बोर बरी मॉडल ने। नेक्स्ट लिखिएगा बोर बोरी बोर्स बोरी मॉडल, बोर्स बोरी मॉडल। हो गया, बोर्स बरी मॉडल। लिखिएगा यह मॉडल नील्स बोर, यह मॉडल नील्स बोर ने दिया था। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है, बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है। अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से, नाभिक के दूर वाली कक्षा से, दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है, नाभिक के नजदीक वाली कक्षा में आता है, तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। तो उसकी ऊर्जा में कमी आती
है। ठीक है, बोर्स बोरी मॉडल समझ गए। जैसे देखो ये मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, एटम है, यहां पर इसका क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वृत्ताकार पथ पर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात जो नील्स बोर ने कहा है, मैक्सवेल को गलत बता दो। मैक्सवेल क्या कहा था, आउटर राउंड शेप में कोई घूमेगा तो ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पहला बात तो नील्स बोर यही कहा कि अपनी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहला बात। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एक राउंड में, ये कौन सा है, के है, एल है, एम है, ऑर्बिट है। अगर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं। एल में घूम रहा है कोई चेंज नहीं, एम में घूमे कोई चेंज नहीं, एन में घूमे कोई चेंज नहीं। कई बार ऐसा होता है, कभी भी अंदर में जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाहरी वाले को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेता है, आउटर ऑर्बिट में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2, 8 और 1। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में भाग हमेशा कौन, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना वही किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो कब आउटर ऑर्बिट में मान लो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, केमिकल रिएक्शन में ये भाग लिया, तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। तो जब ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर भागता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे स्कूल में होता था ना कि आप तीसरा क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ने में खूब अच्छे हैं आप, तो चौथा क्लास न पढ़ करके आपको पांचवें क्लास में फना दिया जाता था। कहा था ना क्लास फान गया है। फान गया का मतलब क्या है, क्लास फान गया का मतलब क्या है, फोर्थ क्लास पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम फोर में खाली एक साल बर्बाद करोगे। टैलेंटेड बच्चा को क्या किया जाता था, एक क्लास फना दिया जाता था, जंप कर दिया जाता था, है ना। जंप मतलब ऐसा थोड़ी कूद जाता था, वो यहाँ से कूदा दूसरा क्लास में घुस गया, ऐसा तो नहीं था। नॉलेज ज्यादा, अब एलकेजी हो गई तो खैर छोटा, हाँ छोटा क्लास में तो होता है, लेकिन फिर भी कई बार क्लास 8 9 तक में, 8 तक में ये होता है, जंप करा दिया जाता है। तो एनर्जी जब बढ़ता है इलेक्ट्रॉन पर, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जब एनर्जी बढ़ता है तो वो न्यूक्लियस से कहाँ भागता है, दूर भागता है। अगर इसी बेसिस पर हम पूछे आपसे कि के एल एम एन 4 ऑर्बिट है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी लेवल किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में होगा, तो क्या कहोगे, एन। एन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा। और सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में होगा, के। अब कैसे होगा, दिमाग लगाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज के साथ है, ई प्लस चार्ज के साथ है। अभी दोनों नजदीक है तो इसको अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेचारा धीरे 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 घूम रहा है, इसको घूमने ही नहीं दे रहा है। इसके बाद वाला जो है इसको तो तेजी में घुमा रहा है, तनी कम एनर्जी लग रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी एकदम हेलीकॉप्टर जैसे घूम रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है। तो एनर्जी लेवल कौन डिसाइड किया था, नील्स बोर डिसाइड किया था। क्या कहा था उन्होंने, यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में है तो ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा। एनर्जी जब बढ़ेगा तो वो नाभिक से दूर जाएगा, और एनर्जी जब घटेगा तो नाभिक के नजदीक आएगा। एनर्जी जब घटेगा तो नाभिक के नजदीक आएगा। क्लास फानते गया 10th में फेल हो गया, तो फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, वापस अब आओ 10th में रहो। समझ में आ रहा है। तो जब यहाँ पर एनर्जी लेवल घटेगा तो वो न्यूक्लियस के तरफ जाएगा। क्लियर हो गया। ये बात किसने बताया, नील्स बोर ने बताया था। तो वो नील्स बोर का ये 3 बात था। सबसे ऑथेंटिक और प्रमाणित सिद्धांत किसका है, नील्स बोर का। समझ में आया। तो पूछा जाए कि सबसे प्रमाणित परमाणु का मॉडल किस व्यक्ति ने दिया, तो नील्स बोर ने दिया। चलिए 2 3 पॉइंट और लिख लीजिए। लिखिएगा, एक चार्ट में ही लिख लो ना, जल्दी लिखा जाएगा। एक में लिखना है, 3 गुण लिखना है, 3 का नाम, कर्ण, खोदकर्ता, आवेश, द्रव्यमान।
डिस्कवरर, RER, डिस्कवरर। चार्ज, उसके बाद मास, हो गया। चलो कण में लिखना पहला इलेक्ट्रॉन, कण जहां लिखे हैं वहां लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, कण में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। खोजकर्ता बताओ। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जे थॉमसन। ठीक है, ईसा शताब्दी याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है तो लिख लीजिए। 1897, 1897। तो ईयर कभी पूछता नहीं है। हो गया। आवेश कितना हो जाएगा? -1.6, माइनस कहाँ गया, इंटू 10⁻19 कूलम। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। -31, 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन। खोज करता गोल्ड, 1919 में, जालियांवाला बाग के समय। गोल्डस्टेन। ठीक है, और नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड। खोज किसने किया? गोल्डस्टेन। नाम किसने रखा? रदरफोर्ड। उसके बाद लिखिएगा, आवेश में प्लस लगा लो बस, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। और द्रव्यमान लिख लो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। हो गया। तीसरा पार्टिकल लिखिएगा न्यूट्रॉन। किसने खोजा था? कब खोजे थे? 1932। सबसे बाद में खोजा गया था न्यूट्रॉन। चार्जे नहीं है, चुपचाप बैठा था अंदर में ही, दिखिए नहीं रहा था किसी को, है ना, बहुत मुश्किल से खोजा गया। जिसके पास चार्जे नहीं है, शरीफ बच्चा जल्दी नहीं ना पकड़ाता है, अस्थिर बैठा हुआ है। हाँ, चार्ज में लिख लीजिएगा नो चार्ज। चार्ज में लिख लीजिए नो चार्ज। भार में भारी सबसे ज्यादा यही है, 1.6748 इंटू 10⁻, भारी सबसे यही है। यहाँ पर ये अस्थिर बैठा हुआ है, लेकिन इसी न्यूट्रॉन के कारण पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाता है। कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव क्यों होता है? न्यूट्रॉन के कारण। जिसमें न्यूट्रॉन भारी हो जाएगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। हो गया। तो फंडामेंटल में ये 3 नाम याद रहेगा। और अगर कुछ नाम याद करना हो तो 2-3 नाम और याद रख सकते हो, जैसे 1-2 नाम और बताओ। बाकी इसमें नहीं, केवल डिस्कवरर का नाम उसमें याद रखना है, जैसे पोजिट्रो। हाँ, न्यूट्रिन है। न्यूट्रिन का खोज किया था कौन? पाउली। खाली खोजकर्ता का नाम याद रखना है इसमें। न्यूट्रिन का खोज, हाँ, पाउली हो गया। उसके बाद है न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस का हो गया रदरफोर्ड। पोजिट्रॉन हो गया। इसका खोज किया था एंडरसन। मेसोन का किया था यूकावा।
हाँ हाँ, एटम का भी याद रखिएगा। एटम का तो पहले भी लिखा दिए हैं, कौन था? एटम का जॉन डाल्टन। ये सब बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास लिखा हुआ है वो कौन सा मास है? एब्सोल्यूट मास। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मास लिखा हुआ है ना, कितना, 9.1 इंटू 10 पावर 31, वो कौन सा मास है? एब्सोल्यूट मास। कई बार यहाँ पर दूगो का रिलेटिव मास भी याद रखना है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर अगर पूछा जाए रिलेटिव मास, हिंदी में इसको कहते हैं सापेक्ष द्रव्यमान। क्या कहते हैं? सापेक्षिक ही ना कहते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान। तो ये होता है 0.00054 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हो गया इसका। हो गया। हाँ, ये प्रोटॉन का हो गया 1.0072 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास, इसको AMU को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। AMU बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट किससे निकाला जाता है? तो नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखो, कार्बन, कार्बन 12, 12 कार्बन 12, कार्बन 12 के 1/12वें भाग, 1/12वें भाग को एक AMU, एक AMU कहते हैं। कार्बन 12 के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं। हो गया। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन का दो आइसोटोप्स है, 12 और 14। तो कार्बन 12 है ना, उसका 12 भाग जो है, अब जैसे मान लो ये कार्बन है, इसका कई गो भाग आप निकाल दिए हैं? 12 भाग। तो 12वां जो भाग है, एक भाग, वो किसके बराबर है? एक AMU के। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। उसका एक एक्सपेरिमेंट आप लोग ऑनलाइन देखे होंगे, देखे हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का। मैं एग्जिट, नो, हाँ, अगर इसमें होगा तो हम देख। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक्सपेरिमेंट था किसका? JJ थॉमसन का ना। कौन ज्यादा अच्छा है? ये वाला।
ट्रैवल कर भी रही है। तो इसको श्योर करने के लिए उन्होंने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इस वक्त क्या किया उन्होंने, एनोड को परफोरेट कर दिया, एनोड में छोटे छोटे छेद बना दिए और एनोड के पीछे स्पीड कहाँ से बढ़ेगा? इतना जरूरत था ही नहीं। चलिए इसमें समझते चलिए, देखिए ये कौन सा ट्यूब है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज मतलब अंदर में बिल्कुल एयर वगैरह नहीं है, वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम का मतलब एयरलेस, ठीक है। एयरलेस इसको करने के लिए यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। वैक्यूम पाइप लगाया गया, ठीक है, और वैक्यूम पाइप के थ्रू अंदर के सारे एयर को बाहर कर दिया गया। और बाहर करने के बाद अंदर का जो प्रेशर था, ठीक है, वो मात्र 0.0011 mmHg, अंदर का प्रेशर इतना ही है। फिर इसको कितने के बैटरी से जोड़ दिया गया है? 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट के बैटरी से इसको क्या किया गया? जोड़ दिया गया। और जैसे ही इस बैटरी से आप इसको कनेक्ट किए, यहाँ पर देखो एक तरफ एनोड की तरफ से कनेक्ट किया गया, यानी बैटरी का निगेटिव, एक तरफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। और इसको 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट बैटरी से, 10,000 से 20,000 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो कैथोड एक्सपेरिमेंट में क्या दिख रहा है? कैथोड के तरफ से यानी निगेटिव कोई पार्टिकल जो है वो एनोड की तरफ जा रहा है। ये विजिबल रेज नहीं है, समझ में आ रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा है। आपको समझने के लिए यहाँ पर ये दिखाई दिया जा रहा है, यहाँ पर एक प्लेट लगाया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही कैथोड रे यहाँ से जो जा रहा है वो उस प्लेट से टकराया, फ्लोरोसेंट प्लेट उसको कहा जाता है, वो चमकना शुरू कर दिया। जिंक सल्फाइड का बना हुआ था, समझ में आ रहा है? तो उससे पता चला कि यहाँ से कोई रे जो है वो पास हो रहा है।
फिर क्या किया गया, यहाँ पर एक चक्री टाइप का प्लेट लगा दिया गया। तो जैसे ही ये रे जाकर के उस प्लेट से टकराया, वो चक्री जो था वो क्या होने लगा, घूमने लगा। वो भी इसमें आपको दिखेगा, देखिए। फ्लोरेसेंट प्लेट हो गया, ये चमकना शुरू कर दिया। ये व्हील है चक्री, ये कैथोड रे जा रहा है तो इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो पता चल रहा है कि कोई रे इससे पास हो रहा है, मतलब कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी होता है। और फिर एक और ये देखा गया क्या, कि कैथोड रे जो है वो कैसे पता किया गया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख दिया गया, ठीक है। और कैथोड तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, घूम जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो तीन चीज से पता चला, तो जिंक सल्फाइड के प्लेट को क्या करना, चमकाना शुरू कर दिया। दूसरा, वो जो चक्री लगाया था व्हील, उसको घुमाना शुरू कर दिया। तीसरा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो क्या हो गया, मूव हो गया। इससे पता चला कि कैथोड रे जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और पास होता है। समझ गए। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें से 2-3 फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। कितना क्रिएट किया गया था, 0.001 mmHg, ठीक है। और उसके बाद बैटरी कितने पावर का था, तो 10,000 से 20,000 वोल्ट का बैटरी था। किसका प्लेट बनाया गया था, जिंक सल्फाइड का प्लेट बनाया गया। ये तीन चीज इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट। फिर इसके आगे अगले